क्वार्टर थ्री में भारत की जीडीपी ग्रोथ रही है 7.8%। ये दूसरा अनुमान FY26 का इस बार जारी हुआ, 7.6% की ग्रोथ वहां पर। और मुद्दा यह है कि बेस ईयर में बदलाव है, 2011-12 से बदलकर बेस ईयर 2022-23 कर दिया। आरबीआई ने भी इस बार का अनुमान नहीं दिया था, क्योंकि बेस ईयर में बदलाव होने जा रहा था। तो ये नई सीरीज के हिसाब से आंकड़े आए हैं। क्वार्टर थ्री में भारत की जीडीपी ग्रोथ 7.8% की रही है। भारत दुनिया में सबसे तेज ग्रोथ करने वाला देश बना है। इस पे बात करने के लिए शरद कोहली जी मेरे साथ से मौजूद हैं, सीनियर इकोनॉमिस्ट हैं। शरद जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका बिस्तक पे। नमस्कार रजत, आपको बिस्तक के सभी फॉलोअर्स, व्यूअर्स, सब्सक्राइबर्स को मेरा अभिनंदन। सर 7.8% की धाकड़ ग्रोथ क्वार्टर थ्री में, क्या ये आपके अनुमान से बेहतर है? बिल्कुल, आई थिंक दिस इज स्पॉट ऑन, क्योंकि मेरा अनुमान 7.8 का ही था। एग्जैक्टली 7.8 का था। इस बार तो तीर बिल्कुल निशाने पे जाकर लगा है। और आपने बिल्कुल ठीक कहा। बेस ईयर के जो चेंज हैं, बहुत पुराना बेस ईयर 11-12 का चल रहा था, उसी सीरीज के हिसाब से ये पिछले जो जीडीपी नंबर देते, ये पहला क्वार्टर है जो कि नए बेस ईयर के हिसाब से आया है। ये नंबर ज्यादा एक्यूरेट हैं, ये नंबर ज्यादा अपडेटेड हैं। और ये नंबर्स, मैं अगर ये भी कहूँ तो बुरा नहीं होगा कि ये नंबर्स ज्यादा मॉडर्नाइज्ड हैं, मतलब ये कंटेम्प्रेरी हैं नंबर्स, आजकल की जो परिस्थिति है उसके उसके हिसाब से हैं। तो इसलिए आई थिंक द कंट्री शुड बी सेलिब्रेटिंग। पिछले क्वार्टर में अगर आपको 8.2% दिखी थी, तो आप ऐसा मान के चलिए कि अगर हम बेस ईयर इफेक्ट को नलीफाई कर देते हैं रजत, तो ये उससे भी एक कदम आगे है, क्योंकि हमने इसको स्टैटिस्टिकली देखा कि बेस ईयर चेंज करने से क्या फर्क पड़ता है। तो अगर मैं इसको पिछली बेस ईयर पे लूं, तो ये पिछले से भी थोड़ी सी बेटर ही है, कम नहीं है। और जो आप बोल रहे हो कि बेस ईयर बदलने की जरूरत क्यों आन पड़ी, क्योंकि ये नए टेक्नोलॉजी मॉडर्नाइजेशन की तरफ इंक्लाइंड है, यानी कि डिजिटल इकोनॉमी, गिग वर्कर्स, इनको प्रोमिनेंस दी गई है नई सीरीज में। जी जी, बिल्कुल उनको प्रोमिनेंस दी गई है। प्लस क्या होता है कि स्टैटिस्टिकली आप देखिए, इन्फ्लेशन हर साल होता है, बहुत सारी चीजें आउटडेट हो जाती हैं। अब हम 2026 में बैठे हैं, अगर हम 11-12 का बेस ईयर यूज कर रहे हैं, तो हम करीब करीब 14-15 साल पुराना बेस ईयर यूज कर रहे हैं। और जिस तेजी से रजत बदलाव हो रहे हैं इकोनॉमी की कॉम्पोजिशन में, जिस तरीके से सेक्टर अपनी अपनी सिग्निफिकेंस, उनकी वेटेज चेंज होती रहती है, उसके हिसाब से मुझे तो अब ये लगता है कि बेस ईयर को और जल्दी जल्दी चेंज करना चाहिए। इतना पुराना देने ही नहीं, होने ही नहीं देना चाहिए कि ये इतना 14-15 साल पुराना हम बेस ईयर यूज करें, क्योंकि वो आंकड़े फिर उतने एक्यूरेट नहीं रह जाते हैं रजत। सर लेकिन ये किन कारणों की वजह से आपको लगता है कि जीडीपी ग्रोथ में इतना तगड़ा उछाल देखने को मिला है? आई थिंक ये जो नंबर्स हैं, इसको हम काफी समय से ट्रैक कर रहे थे पिछले क्वार्टर के, और मुझे लग रहा है इसमें कंजम्पशन का बहुत बड़ा रोल रहा है। और चाहे वो अर्बन कंजम्पशन हो, चाहे रूरल कंजम्पशन हो, और सर्विस सेक्टर ने भी रजत बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। मतलब सर्विस सेक्टर का कंट्रीब्यूशन हम समझाते हैं जीडीपी में करीब 55-60% के आसपास है। तो सर्विस सेक्टर की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही है। चाहे वो जितने भी सर्विस सेक्टर आप ले लीजिए, बैक एंड सर्विसेज हैं, यू नो ई कॉमर्स रिलेटेड सर्विसेज हैं, जितनी भी सर्विसेज हैं, उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही और कंजम्पशन बहुत अच्छी रही है। तो ये जीडीपी के नंबर्स में प्राइमरली नॉर्मली क्या होता है रजत, कि हम कंजम्पशन को जब फोकस करते हैं जब कोई त्योहार वगैरह आता है, कि दिवाली थी या कुछ ऐसी बात थी। अक्टूबर ठीक है, अक्टूबर दिसंबर आपका त्योहारों से भरा होता है, पर अदरवाइज भी कंजम्पशन। और इसमें मैं ये भी बोलना चाहूंगा कि जो ये जीएसटी उत्सव था, जीएसटी 2.0, आपको याद होगा 22 सितंबर से आया था, और मैं उस समय भी आपके साथ जुड़ा था। और मैंने आपको उस समय, मुझे याद है, बोला था कि इसका असली इम्पैक्ट आपको अगले क्वार्टर में दिखाई देगा। तो अब वो समय आ गया है उसके बारे में बोलने का। तो जीएसटी के जो रेट्स घटे, उसकी वजह से जो एकदम अगर मैं ये भी कहूँ तो गलत नहीं होगा कि पेंट अप डिमांड सी आ गई, क्योंकि लोगों ने खरीदारी अपनी रोक रखी थी। अब नवरात्रे खत्म हुए थे उस टाइम, आपको याद होगा 22 सितंबर से, तो वो तो 8 दिन का मात्र इफेक्ट था, अगर मैं पिछले क्वार्टर की बात कर रहा हूँ। असली इम्पैक्ट था उसका आपको दिवाली दिवाली थी, फेस्टिवल तो था ही था, पर फेस्टिवल के अलावा इसमें जीएसटी इम्पैक्ट भी जबरदस्त तरीके से आया। ये मैं इस जीडीपी को मेनली जीएसटी 2.0 या जीएसटी उत्सव से एट्रीब्यूट करना चाहूंगा। कि सर बाजार फंसा फंसा सा महसूस कर रहा है। जीडीपी के आंकड़े जैसे मर्जी आ रहे हो, मेरे को पता है मैक्सिमम कमेंट्स यही आ रहे होंगे कि भैया बाजार तो चल नहीं रहा, जीडीपी के आंकड़ों का करेंगे क्या। तो अगर हम देश इतना ही पावरफुल तरीके से ऊपर भाग रहे हैं, हम दुनिया में सबसे शक्तिशाली ग्रोथ, स्टॉक मार्केट पे वो रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा, उतना मजा नहीं आ रहा जो पिछले 2-3 साल में हम देख चुके हैं।
दो बात मैं इसके लिए कहना चाहूंगा रजत, क्योंकि हम लोग इस चीज को बहुत दिनों से चर्चा चल रही है। मेरी जो अपनी एनालिटिकल टीम है, खासकर जो स्टॉक मार्केट की टीम है, एक इकोनॉमिक एनालिसिस विंग है, एक स्टॉक मार्केट की टीम है। तो इसको हम बहुत दिन से एनालाइज कर रहे हैं कि टू स्टेप्स फॉरवर्ड, हम लोगों ने इसको नाम दिया टू स्टेप्स फॉरवर्ड, वन स्टेप बैकवर्ड, वन स्टेप बैकवर्ड, टू स्टेप फॉरवर्ड। 25,000 के नजदीक आती है, फिर 25,500 चली जाती है, फिर 26 के आसपास जाने लगती है, फिर वापस 25,700 पे आ जाती है, फिर वापस फिर एक बढ़ती है, फिर वापस 25,500 पे आ जाती है, फिर 25,500 से 25,700 जाती है। सितंबर 24 से मेरी जो एनालिसिस कहती है, हम जहां खड़े थे उससे थोड़ा सा 19 ही है, 21 नहीं है। तो आप लगातार जब मार्केट क्या हो गया कि 1.5 साल तक, करीब करीब 1.5 साल होने वाला है, जब 1.5 साल तक मार्केट एक ही दायरे में मूव करे, तो ये बेचैनी होना स्वाभाविक है। बिकॉज मार्केट को ना ऐसी आदत नहीं होती एक जगह खड़े होने की, या तो ब्रेकअप या ब्रेक डाउन, ऊपर जाए या नीचे जाए, एक ही जगह फंस के रह गई है। पर एक तो ये फैक्टर है, और इसके लिए फैक्टर्स का तो अभी हम बात कर लेंगे किस वजह से है। ये सारा जो टैरिफ का ड्रामा चल रहा है, अब तो टैरिफ लोग ट्रैक करना ही, अभी मैं बात कर रहा था, ट्रैक ही भूल गए हैं। कहाँ 3.5% हुआ करता था, भारत की बात कर रहा हूँ, 3.5 से हुआ 25, 25 से हुआ 50, 50 घूमता रहा बड़े दिन तक। उसके बाद हुआ 18, 18 से घट के 10, 10 से घट के 15, फाइनल घोषणा 10। अभी भी नहीं पता कि 10 है कि क्या है। तो कॉमर्स सेक्रेटरी लुटविक साहब आए हुए हैं, पता नहीं वो क्या करके जाएंगे। पीयूष गोयल साहब उनसे मिल रहे हैं, वो बड़े पापा तो वहां बैठे हुए हैं, अंकल वहां बैठे हुए हैं, वो बैठ के क्या करने वाले हैं, गॉड नोज व्हाट ही इज गोइंग टू डू। ही इज फ्रस्ट्रेटेड, ही इज इरिटेटेड। ट्रम्प साहब बहुत बौखलाए हुए हैं सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद, उनको समझ में नहीं आ रहा क्या ऐसा कर डालूं जो कि टैरिफ जो है मैं वहीं के वहीं वापस लें। और धमकी दे दी है उन्होंने कि जो कंट्री मेरे साथ टैरिफ के ऊपर गेम्स खेलने की सोचेगी, वो तैयार रहे, पहले से भी ज्यादा ठोक दूंगा मैं टैरिफ। बट ठोक वर्ड इस्तेमाल नहीं किया उन्होंने, बाकी उनका मतलब यही था। तो मार्केट जो है वो रिएक्ट करी। प्लस अभी हाल की जो आपको ये गिरावट दिख रही है, ये तो ईरान की जो जनीवा की टॉक्स थी, वो लगभग लगभग मेरे हिसाब से फेल हो गई। हालांकि अगले हफ्ते एक राउंड और फिक्स किया गया है, पर इसलिए मुझे कामयाब होती नजर नहीं आ रही कि यूएस कहता है कि भाई आप जो है अपने न्यूक्लियर के सारे प्रोग्राम छोड़ दो, सब कुछ छोड़ दो, यूरेनियम यूरेनियम सब छोड़ो। ईरान कहता है कि हमारे ऊपर पहले सैंक्शन हटाओ। तो इट्स मैंने इसको चिकन एंड एग प्रॉब्लम कहा, कि पहले मुर्गी हुई कि पहले अंडा। पहले वो सैंक्शन हटाने को तैयार नहीं है, वो अपना प्रोग्राम छोड़ने को तैयार नहीं। अब तो यूएस ने ये कह दिया कि आपने सारे यूरोप के पहुंचने वाली मिसाइल बना ली है, आपने वो मिसाइल भी बनाई है जो कि अमेरिका तक पहुंच जाती है। स्टेट ऑफ यूनियन एड्रेस में उन्होंने बोली ये बात। तो मुझे लग रहा है ये मामला यहाँ से फंसा हुआ है। तो ये फंसा हुआ मामला मार्केट को एक डायरेक्शन में ऊपर तो जाने नहीं दे रहा है, क्योंकि एक दिन लगता है कि शांति हो जाएगी, ओमान बीच में दखलंदाजी करा, एक दिन लगता है नहीं होगी, फिर लगता है हो जाएगी। और बीच में सोने पे सुहागा वो चल रहा था। अब ये टैरिफ का हम भूलने लगे थे, डोनाल्ड टैरिफ साहब से हम वापस डोनाल्ड ट्रम्प साहब के ऊपर आ गए थे। पर भूलते बोलते वो फिर से डोनाल्ड टैरिफ साहब हो गए। वो तो फिर ये टैरिफ का गेम शुरू हो गया। अभी क्या वो नया पैंतरा खेलेंगे टैरिफ में, छोड़ने वाले तो है नहीं। सेक्शन सेक्शन 122 लग चुका है, अभी सेक्शन 232, सेक्शन 301, सेक्शन 338। उन्होंने तो यहाँ भी कहा है कि मुझे कोई कांग्रेशनल अप्रूवल नहीं चाहिए इनको लगाने के लिए। तो पता नहीं वो क्या करने वाला। तो नेचुरली देखिए, मार्केट मार्केट बुरी खबर बर्दाश्त कर लेती है रजत। आप तो मार्केट को इतना ट्रैक करते हैं, मार्केट अच्छी खबर तो बर्दाश्त कर ही लेती है, पर मार्केट ना अनिश्चितता बर्दाश्त नहीं करती है। ये जो अनसर्टेनिटी का माहौल रहता है, पता नहीं क्या होगा, मार्केट को ना पता नहीं वाली बात नहीं पसंद है। ये जो मालूम नहीं कि आगे क्या होगा, दिस इज व्हाट मार्केट डज नॉट लाइक, बिकॉज उसमें मार्केट अपने लिए एक डायरेक्शन नहीं ढूंढ पाती है। तो ये है। पर एक अच्छी बात, जो दूसरी बात मैं आपको बताने जा रहा था, एक तो ये बात थी, दूसरी बात हमारी टीम ने बड़ी इंटरेस्टिंग निकाली रजत, कि हमारी मार्केट ना आत्मनिर्भर होती जा रही है। आप देखिए कि पहले एफआईआई और एफपीआई जब सेलिंग करते थे, पीछे आपने देखा जनवरी टू जनवरी $20 बिलियन के आसपास की करीब, तो मार्केट इस जिस हिसाब से उन्होंने दिवाली की ये सेल लगाई है, होली की, रक्षाबंधन की, एफआईआई ने सेल लगाई है, उस हिसाब से हमने कैलकुलेट किया, मार्केट इस समय 25,000 नहीं, मार्केट इस समय 15,000 आ जानी चाहिए थी। पर आप देखिए कि हमारी एसआईपीज हैं, म्यूचुअल फंड की कॉन्ट्रीब्यूशन हैं, जिस प्रकार से डीआई पैसा लगा रहे हैं, तो धीरे धीरे जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स की जो परसेंटेज है, वो रजत कम होती जा रही है। और ये मार्केट अब मेरे कैलकुलेशन के हिसाब से करीब 16% रह गया है, एफपीआई और एफआईआई का जो कंट्रीब्यूशन है मार्केट में। तो ये कम होना बहुत हेल्दी है, क्योंकि देखिए इतने बड़े बड़े शॉक्स हम बर्दाश्त कर रहे हैं, बर्दाश्त क्या करते हैं, फिर वापस आ जाते हैं। अभी आज भी मार्केट काफी अच्छी खासी गिरी है, फिर हम शॉर्ट कवरिंग होती है, फिर वापस आ जाते हैं। तो ये हमारा 25-26 के बीच में घूमना इरिटेट तो कर रहा है, ये तो मैंने मान लिया आपकी बात कि ये फ्रस्ट्रेट कर रहा है। ये 25 और 26 के बीच में पेंडुलम की तरह हिले जा रहे हैं।
और अच्छी बात इसमें ये है कि कंसोलिडेशन थोड़ी लंबी हो गई है, पर अच्छी बात इसमें ये है कि ये हमें आत्मनिर्भरता की तरफ ले जा रहा है, क्योंकि एफपीआई एफआईआई की सेलिंग अभी भी लगातार बनी हुई है। आज भी उन्होंने बेचा होगा, अभी शाम को आंकड़े आ जाएंगे, आज भी बेचा है। तो मुझे लग रहा है कि ये सेल्फ डिपेंडेंट जो हमारी मार्केट हो रही है, और मेरे लिए सबसे, आपके शायद मैंने पहले भी एक इंटरेक्शन में बोला है रजत, मेरे लिए सबसे ज्यादा खुशी का मार्केट एज ए स्टॉक मार्केट फैन, एज ए स्टॉक मार्केट एनालिस्ट, एज ए स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट, मेरे लिए सबसे ज्यादा खुशी का दिन वो होगा रजत, जिस दिन हम इंटरनेशनल क्यूज देख के नहीं खुलेंगे, जिस दिन हम अपने अपने बिहाफ पे खुलेंगे। तो आपने, अब देखिए मैं वही ले आया जो आपने सवाल पूछा था कि भाई हमारी इकोनॉमी इतनी अच्छी चल रही है, हम 7.8 पे बल्ले बल्ले कर रहे हैं, तो ये मार्केट क्यों डिप्रेस्ड है? क्योंकि अभी भी हम ना थोड़ा सा पश्चिम की ओर देखते हैं, सारी मार्केट देखते हैं। पता नहीं अमेरिका में ऐसा क्या है, सुबह उठ के पहले अमेरिका के देखते हैं, ये निकाई ले लीजिए, हैंसन ले लीजिए, कॉस्पी ले लीजिए, सब अमेरिका का इंतजार करते रहते हैं, बंद हो कल सुबह वहीं से खोलेंगे। अरे भैया क्या है उसमें ऐसा, $39 ट्रिलियन का उस इकोनॉमी के ऊपर लोन है, छोड़ो उसको देखना अब यार, सर उनके पास आर्टिफिशियल आत्मनिर्भर हो जाओ। इंटेलिजेंस है ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला कल शेयर गिर गया, एनवीडिया दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट कैप वाली कंपनी का स्टॉक 5% नीचे आ गया था, हम उसी को घूर घूर के देख रहे थे, मारे गए, ऐसा सोच अब रहे वो, थे पर बढ़िया। वो तो देखिए एंट्रोपिक तो अभी आया है, ठीक है, एंट्रोपिक अभी आया है। मैं तो उससे पहले की भी बात कर रहा हूँ, एंट्रोपिक की एनवीडिया गिरा चर्चा था आईटी, कल, एनवीडिया एनवीडिया गिरा। भी गिरा है, पर एंट्रोपिक के डर से गिरा है या जो भी गिरा है, एआई के हम्म। डर से गिरे हैं। पर ये तो अभी कुछ हफ्तों का फिनोमेना है। मैं तो उससे पहले की भी बात कर रहा हूँ, दैट फॉर मी द बिगेस्ट डे वुड बी रजत व्हेन वी स्टॉप ओपनिंग ऑन द बेसिस ऑफ लुकिंग एट द क्यूज फ्रॉम द अमेरिकन मार्केट्स, और टू अ सर्टेन एक्सटेंट फ्रॉम यूरोप, कैक डैक्स फुटसी से हम जो लेते हैं, टू अ सर्टेन एक्सटेंट फ्रॉम द यूरोपियन मार्केट्स ऑल्सो। हम जिस दिन वो आत्मनिर्भर हो जाएंगे, मैं आपकी पूरी बिस्तक की टीम को एक पार्टी दूंगा। मैं जिस दिन हम अमेरिकन मार्केट्स को नहीं देख के नहीं खुलेंगे, मेरी तरफ से एक पार्टी तो होगी वो जो रजत। 16% वाले एफआईज हैं उनको भी निकाल दो फिर, सब हम हाँ, ही चला अगर लेंगे। नहीं अगर निकलना, हमारे आपके कहने से रुकने वाले कहाँ है वो? निकलना चाहते हैं निकल जाए, वो तो निकल ही रहे हैं धीरे धीरे करके, पूरे तो नहीं निकल पाएंगे खैर, क्योंकि भारतीय मार्केट एक अट्रैक्शन बनी रहेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। और रजत मैं आपको सच बात बताऊं, क्योंकि हम जीडीपी की बात कर रहे हैं, आज जीडीपी के लिए हम जुड़े हैं, मेरी एनालिसिस कहती है, और मैंने बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पे पिछले कुछ दिनों में ये बात बोला है। आप मुझे बताइए जरा, आपके पास लिस्ट है, मेरे पास लिस्ट है, यूरोप के जितने नेशंस है, जरा मुझे उनकी जीडीपी बता दीजिए आप। मैं बताता हूँ आपको, पॉइंट नाम नहीं लेता देश का, क्योंकि कोई उसको क्वेश्चन कर सकता है कि भाई आपने इस देश का इसमें बता दी। 0.1%, 0.5%, 0.4%, 0.3%, ये 0 पॉइंट बोल रहा हूं मैं। अमेरिका की 4.4% बताई थी उन्होंने जुलाई सितंबर की, ये 1.4 गिर के आ गई है। और आपको एक राज की बात बताऊं रजत, ये जो 0.1, 0.2, 0.3% है ना, ये जीडीपी नहीं होती है। ये तो जबरदस्ती, आप पानी में जब डूब रहे होते हैं ना, तो किसी तरह अपनी गर्दन जो है पानी के ऊपर रखते हैं, लाज बचाने के लिए, कि कहीं ये ना समझ ले कि हम डूब गए। एक्चुअली पूरा का पूरा जो सो कॉल्ड डेवलप्ड वर्ल्ड है, वो रिसेशन में जा चुका है। आप माने ऑफिशियली तो वो डिक्लेयर नहीं करेंगे, कहीं इलेक्शन है, कहीं मिड टर्म इलेक्शन है, कहीं कुछ है, तो देश की साख, लीडरशिप की साख पे आ जाती है, अरे इकोनॉमी रिसेशन में, चर्चा का विषय बन जाता है। तो आई थिंक ये जो नई पैटर्न निकल रहा है ना, ये खतरनाक है रजत, कि देश अपने आप को रिसेशन में ऑफिशियली डिक्लेयर नहीं कर रहे हैं। जबकि अगर आप इकोनॉमी पे जाएंगे, आप इकोनॉमिक डेटा एनालाइज करेंगे, दे आर एक्चुअली इन रिसेशन। मेरे हिसाब से दुनिया रिसेशन के मुहाने पर खड़ी हुई है। ऐसे में अगर हम 7.8% नई सीरीज पर आए हैं, तो आई थिंक इट्स अ मैटर ऑफ अप्रिसिएशन। पर उसमें तो फिर वो बॉन्ड मार्केट भी तो बता देती है कि अगर आप रिसेशन में हो या नहीं हो, वो तो फिर बताने की टाइम है, ये तो फिर वही मैथमेटिकल चीजें देखो तो फिर नहीं रिसेशन दिखती। पर नहीं, पर आप अच्छा मैथमेटिकल चीजें मत देखिए, सॉरी आपको टोक रहा हूँ। अच्छा, आप यूरोप में नौकरियों की हालत देख लीजिए, आप यूरोप में डिमांड ओवरऑल देख लीजिए, अमेरिका में देख लीजिए, जो अपने आप को सबसे बड़ी कहती है, वहां पर नौकरियां, जो आपको आंकड़े दिखाए जा रहे हैं, मैं उन आंकड़ों को नहीं मानता। आई डू नॉट ट्रस्ट दीज नंबर्स। जो जॉब के नंबर्स आ रहे हैं डेवलप्ड वर्ल्ड से, जो वहां पर डिमांड के नंबर्स आ रहे हैं, बहुत ज्यादा बुरी हालत है। आप जाइए वहां जाके देखिए, मैं तो लोगों से, और जो मैं आपको बता रहा हूँ खाली नंबर्स के बेसिस पे नहीं बता रहा, मैं आपको वहां के लोगों से बात करके बता रहा हूँ। दीज डेवलप्ड कंट्रीज आर इन रिसेशन। तो अगर डेवलप्ड वर्ल्ड रिसेशन में है रजत, तो उसका रिपलिंग इफेक्ट हमारे ऊपर आने वाले 6 महीने, साल, 2 साल में आएगा। अच्छी बात यह है कि हम अपने आप में एक दुनिया है, तो हमारे ऊपर उस रिपलिंग इफेक्ट का, क्योंकि हमारी $850 बिलियन का हमारा एक्सपोर्ट है, और इंपोर्ट है, तो ज्यादा हम ना वर्ल्ड के साथ ऐसे कहते हैं ना, वो गुथे हुए हैं, यू आर सॉर्ट ऑफ, हालांकि वसुधैव कुटुंबकम बोलते हैं, पर फाइनेंशियली एंड इकोनॉमिकली हम बहुत ज्यादा इन कंट्रीज पे डिपेंडेंट
नहीं है। आत्मनिर्भर तो हम चाहते हैं होना, पर इतने ज्यादा भी नहीं है हम कि उनको बुखार चढ़े तो हमें बुखार चढ़ जाए, ऐसा नहीं है। सो आई थिंक दिस इज अ मैटर ऑफ प्राइड कि हम ऐसे माहौल में, जब डेवलप्ड वर्ल्ड ऑफिशियली भले ही रिसेशन में ना हो, पर मेरे आकलन के हिसाब से रिसेशन में नहीं विश्वास, तो आप इन कंट्रीज में जाके देखिए, आप फ्रांस जाइए, जर्मनी जाइए, यूके जाइए, यूएस जाइए, इटली जाइए, स्पेन जाइए, आप जाके तो देखिए वहाँ क्या हालत है। उनके लोगों से बात करिए जो यहाँ बोलते हैं ना मार्केट में, यार काम ही नहीं है, बोलते हैं ना इंडिया मंदी बहुत है, काम नहीं है, वहां जाके आप लोगों से बोलेंगे, वो लोग मंदी वर्ड तो नहीं इस्तेमाल करते, देयर इज नो वर्क, देयर नो कस्टमर्स, डिमांड ही नहीं है, सो आई थिंक इन दिस सिचुएशन इफ वी हैव रीच्ड दिस जीडीपी, इट इज रियली अ मैटर ऑफ अप्रिसिएशन। पर सर इस महीने शुरुआत में तो बहुत अच्छी अच्छी खबरें आनी शुरू हो गई थी ना, हमारी ट्रेड डील भी हो गई थी यूएस के साथ, पहला चरण जी 12 पॉइंट जी। का फ्रेमवर्क, बस वो आखिरी अच्छी खुशखबरी सुनी थी, उसके बाद तो कुछ सुन ही नहीं रहे हम, उसके बाद तो हाँ कोई। बिल्कुल बिल्कुल, वो जो डील हुई थी उसके बाद सुप्रीम कोर्ट आ गया यूएस का, सुप्रीम कोर्ट ने आके सबकी किराए पे, ट्रम्प साहब के, हमारे पे नहीं, ट्रम्प साहब के पानी फेर दिया। और ट्रम्प साहब नाराज हुए, क्यों नाराज हुए कि हमारा यहाँ से डेलीगेशन मार्च में जाना था वहां पर फाइनल करने के लिए। तो भाई अब जब सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है आपके टैरिफ्स को, तो हम वहां डील, क्या क्या डील करने जाए, हमने कैंसिल कर दिया। ट्रम्प साहब को ये बात मुझे लग रहा है अच्छी नहीं लगी है। क्यों नहीं है, जो उन्होंने स्टेट ऑफ यूनियन एड्रेस में, जो कांग्रेस में जो उन्होंने दिया है, वो सबको सुनना चाहिए। वो पौने लॉन्गेस्ट स्पीच थी आज तक की स्टेट ऑफ यूनियन एड्रेस से, लंबी नहीं, मैंने कभी नहीं सुनी। पूरी स्पीच आप सुनिए, ट्रम्प साहब के क्या हाव भाव थे, अरे वाह क्या बात। वहां की देखिए, आपको देखने को मिलेगा वहां की पार्लियामेंट, बेचारे डेमोक्रेट्स एक तरफ बैठे हैं, रिपब्लिकन उनके मुंह पे उनको सुनाया जा रहा है, चुप करके बैठे हैं, कोई कुछ नहीं कह रहा है, एकदम शांत होके बैठे हुए हैं। कैसे पार्लियामेंट रन होती है। तो आई थिंक ही इज मेड इट वेरी क्लियर। और ये जब तक, रजत मुझे लग रहा है ये ईरान की टेंशन, ये दो मैटर अगर सुलझ जाएं तो मार्केट इस दायरे से निकल जाएगी। एक तो ये ईरान का दाएं या बाएं जो होना है हो जाए, एक बार जो होना है हो जाए, अब करना है कर लो, नहीं करना मत करो। हालांकि ट्रम्प साहब ने क्या किया है कि इसराइल को बोल दिया है, पहला अटैक तुम करोगे, हम नहीं करेंगे, तुम वहां से नजदीक हो, पहले तुम करोगे। तो जो होना है हो जाए, नहीं होना तो मत हो। एक तो इसमें से मार्केट को निकलना पड़ेगा। एक ये जो टैरिफ के ऊपर अनसर्टेनिटी आ गई है ना रजत, ये बहुत इतना कंफ्यूजन है, आपको मैं बता नहीं सकता। कुछ लोग कह रहे हैं भाई 3.5 के ऊपर ये 10 लगेगा, कुछ कह रहे हैं कि नहीं वो 3.5 अब नहीं लगेगा जो पहले लगा करता था, अब ये खाली 10 लगेगा। कुछ कह रहे हैं अभी तो सेक्शन 232 आना बाकी है, अभी वो सेक्शन 338 भी, ये सब यूएस ट्रेड एक्ट 1974 की बात कर रहा हूँ, अभी वो सेक्शन 338 भी लगा सकते हैं। उनमें इन्वेस्टिगेशन चाहिए होती है 12 महीने की, कि आपके ऊपर अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस हो रही थी वगैरह वगैरह। ट्रम्प साहब, किसी में कांग्रेशनल अप्रूवल चाहिए 150 दिन के अंदर, सेक्शन 122 में आपको 150 दिन के अंदर कांग्रेस की अप्रूवल चाहिए। ट्रम्प साहब कहते कोई अप्रूवल नहीं चाहिए मेरी। सो, और उन्होंने स्टेट ऑफ यूनियन एड्रेस में एक और मजेदार बात बोली जो कि दुनिया को चिंता में डाल सकती है। उन्होंने ये कहा कि मुझे नहीं लग रहा कि मैं तीसरी बार प्रेसिडेंट बन पाऊंगा, थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, कुछ इस तरीके की उन्होंने ना इशारा किया एक दो बार। आप अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से आप 2 बार से ज्यादा राष्ट्रपति नहीं बन सकते, नोबडी इज अलाउड टू बिकम। तो क्या वो संविधान बदलेंगे? क्या वो संविधान बदल के तीसरी बार भी, उस टाइम वो मैं कैलकुलेट कर रहा था, उस टाइम वो 83 साल के हो जाएंगे नहीं सर, नहीं 2028 नहीं में। नहीं, अब कोई संविधान ना बदले सर, बहुत मुश्किल पड़ जाएगी सच्ची में, तो हमसे तो ये तो पास तो नहीं हुआ भी तो एक साल। तो तो, तो पिछली बार मेरा, जब वो हारे थे तो वो उन्होंने घर छोड़ने से मना कर दिया था व्हाइट हाउस में, मैं बड़े मैं दंगे तो हो गए आप थे। मैं तो आपको कह रहा हूँ, ये जो अनसर्टेनिटी है ना, ये मार्केट को पसंद नहीं है। ये सिर्फ एक दो कमोडिटीज को पसंद आती है, गोल्ड और सिल्वर को। और वो गोल्ड और सिल्वर को ये सब पसंद है, अनिश्चितता, अस्थिरता है, अशांति, लड़ाई हो जाए, युद्ध छिड़ जाए, ये उन कमोडिटीज को पसंद आती है। मार्केट को ये कतई पसंद नहीं है। मार्केट में सर्टेनिटी, जब तक ये दो मैटर्स में सर्टेनिटी नहीं आएगी रजत, मुझे लग रहा है मार्केट जब जब ऊपर जाने की कोशिश करेगी, वहां से फिर आपको बिकवाली आते दिखे कि दिस इज नाउ बिकम अ सेल ऑन राइस मार्केट, दिस इज नो मोर अ बुल मार्केट। जो बीच में हमको लगने लगा था जब 26,328 पहुंच गई थी कि बुल रन में आ गए हम, अब निकल गए वहां से, सब खुश होने लगे थे, चलो शुक्र है निकले वहां से, फिर वापस वहीं आके फंस गए। सो आई थिंक ये दो मेन फैक्टर्स हैं जो मार्केट को क्लैरिटी चाहिए, और जल्दी क्लैरिटी चाहिए। जितनी जल्दी आएगी, जब तक नहीं आएगी, मार्केट विल रिमेन डिप्रेस्ड। एंड आई थिंक गोल्ड सिल्वर माइट स्टार्ट सेलिब्रेटिंग अगेन। गोल्ड ऑलरेडी 5,200 के आसपास आ गया है, सिल्वर फिर आपका $90 के आसपास आ गया है। सो आई थिंक दे विल स्टार्ट सेलिब्रेटिंग। लेकिन वो कुछ सेक्टर्स के बारे में बात कर लेते हैं सर, उसमें प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर जो होते हैं, उसमें प्राइमरी में तो एग्रीकल्चर का इस बार प्रदर्शन बहुत बढ़िया रहा नहीं, हालांकि अब नए जी बेस पे आ गए हो तो क्या पता जी उसका इम्पैक्ट पड़ा हो। लेकिन 2.4% की ग्रोथ है एग्रीकल्चर लाइफ स्टॉक में, जी जी। और माइनिंग में अच्छी ग्रोथ है 4.1% की, लेकिन पिछले साल के मुकाबले कम है। हाँ थोड़ा कम है। हाँ, मुझे लग रहा है मैन्यु एग्रीकल्चर के,
हाँ ठीक, आप पूरी करिए बात। हाँ सर, वो सेकेंडरी में मैन्युफैक्चरिंग जबरदस्त है, 9.3% से बढ़कर 11.5%। फिर उसके बाद कंस्ट्रक्शन में ठीक जी ठाक है, जी 7.1%। जो जी। मेन है दैट इज ट्रेड, होटल्स, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन सर्विसेज, उसमें ब्रॉडकास्टिंग हाँ, सर्विसेज, टर्शरी सेक्टर में बहुत जबरदस्त है, और हाँ उसमें फाइनेंशियल और जबरदस्त, रियल मैंने तो एस्टेट आपको में भी पहले है। ही कहा कि सर्विस सेक्टर में बहुत जबरदस्त जंप आया है। मुझे लग रहा है एग्रीकल्चर का, आपने ठीक बात कही, मैं भी इसी बात को कहना चाहता था, बेस इफेक्ट की वजह से, क्योंकि एग्रीकल्चर पे बेस इफेक्ट का सबसे ज्यादा असर होता है। बिकॉज व्हेन यू अपडेट, तो जो प्राइसेस होती हैं, सारी प्राइस एडजस्टमेंट्स होती हैं, आउटपुट्स होती हैं। अच्छा, कुछ कमर्शियल क्रॉप्स में स्विच करते हैं आप, ट्रेडिशनल क्रॉप से हटके कमर्शियल क्रॉप, तो उन सब का इफेक्ट मिक्स करके आता है, वो उस वजह से है। दूसरा क्या है कि अपना सीजन भी चेंज होता है अक्टूबर दिसंबर में, यू आर स्टेपिंग इनटू विंटर्स, तो क्रॉप रोटेशन भी होती है, आप दूसरे क्रॉप में जाते हैं, हार्वेस्टिंग भी होती है, वगैरह वगैरह। सो आई थिंक अभी हमें एग्रीकल्चर पे बहुत ज्यादा कंक्लूड नहीं, क्योंकि इसलिए नहीं करना चाहिए क्योंकि रूरल कंजम्पशन उतनी बुरी नहीं आई है आज और। अगर एग्रीकल्चर ने पुअर परफॉर्म किया होता फैक्चुअली, तो फिर हमारी जो रूरल कंजम्पशन है वो भी इतनी अच्छी नहीं आती। पर रूरल कंजम्पशन के नंबर्स अच्छे हैं। माइनिंग के आपने बिल्कुल ठीक कहा, माइनिंग माइनिंग पे थोड़ा सा कम आया है, पर माइनिंग आई थिंक इट ऑल डिपेंड्स अपॉन यू नो द रिक्वायरमेंट्स, वो ऊपर नीचे जाता रहता है। मैं माइनिंग को बहुत ज्यादा वेटेज नहीं देता हूँ ये जज करने में कि हमारी इकोनॉमी कहाँ पर जा रही है। अच्छी बात यह है कि मैन्युफैक्चरिंग का पिकअप करना इस देश के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग पिकअप करने का मतलब है कि दो दो एंड पे हमें प्रोग्रेस दिखाई दे रही है। पहला, जो एग्जिस्टिंग मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, वो उसमें कैपिटल इन्वेस्टमेंट थोड़ी थोड़ी अब होती दिखाई दे रही है, क्योंकि डिमांड बनी हुई है। दूसरा, मुझे बहुत सारे लोग ऐसे मिले रजत पिछले कुछ हफ्तों में, जो अब मैन्युफैक्चरिंग स्टार्टअप्स के बारे में सोच रहे हैं। तो आई थिंक दिस इज ये बहुत कमी थी, पहले नहीं हो रहा था ऐसा। सब लोग वो टेक स्टार्टअप ऐप बनाई, एग्रीगेटर बन गए, ये बन गए। अब फिर से मैन्युफैक्चरिंग की तरफ जो है, फैक्ट्री लगाने की तरफ फिर से रुझान होने लगा है। तो आई थिंक मैन्युफैक्चरिंग पिकिंग अप इज अ वेरी वेरी हेल्दी थिंग, बिकॉज भारत जैसा देश 145 करोड़ का, इट्स अ ह्यूमन कैपिटल रिच कंट्री। यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग की फैक्ट्रियों की जरूरत है, जहां पर एक एक फैक्ट्री में 500 500 हजार 2 2 हजार आदमी काम करें, ऐसा चाहिए। और कहीं से आप शुरुआत करेंगे, आज आप 10 लोगों की यूनिट लगाएंगे तो कल को आप 100 पे जाएंगे। सो आई थिंक दैट इज अ वेरी हेल्दी साइन। एंड ओवरऑल द परफॉर्मेंस कुछ एक सेक्टर्स में ऊपर नीचे है। सर्विस सेक्टर का, होटल्स के रेट्स आप देखिए, अभी जब एआई समिट हुआ, एक होटल ने 30 लाख रुपए एक नाइट का, मैं होटल का नाम नहीं बोलूंगा, उनका वो स्वीट था, 30 लाख रुपए एक रात का। ये तो होटल्स का हाल है। आप जयपुर ले लीजिए, आप लखनऊ ले लीजिए, आप कोई भी टीयर 2 सिटी ले लीजिए। अभी ये तो आप बेंगलुरु दिल्ली मुंबई का तो छोड़ दीजिए, ये तो चलिए, ये तो चलते हैं। बट इवन टीयर 2 सिटीज, दे आर ऑफरिंग यू। वाराणसी चले जाइए आप, और छोड़िए आप, अयोध्या के पास चले जाइए, आप कहीं चले जाइए, यू विल फाइंड द रेट शूटिंग अप लाइक एनीथिंग। सो आई थिंक अब ये देखिए, होटल टेरिशरी सर्विसेज रेट्स कब बढ़ाते हैं, अगर उसको कंज्यूमर एब्जॉर्ब कर सके, विच मीन्स कंज्यूमर एब्जॉर्ब कर रहा है। हाँ, ये जरूर है कि इन कंज्यूमर्स की संख्या कम है। मैंने आपको याद है एक बार बताया था कि भारत में आज भी 126 करोड़ लोग, अगर हम 140 करोड़ की आबादी लें, 25 हजार रुपए महीने से कम कमाते हैं। अब ये 25 हजार कमाने वाला तो जयपुर के होटल में जाके रुकने नहीं वाला है, ये तो उस लाखों रुपए के होटल में रुकने नहीं वाला है। सो इट इज ओनली 14 करोड़ पीपल रजत विच आर ड्राइविंग द इकोनॉमी। इस 14 करोड़ में से भी 25 हजार तो हमने एक लेवल ले लिया। मान लीजिए 30 हजार कमाता है तो वो भी नहीं कर पाएगा, 40 वाला भी नहीं कर पाएगा। तो कितने थोड़े से लोग हैं रजत, ये देखिए आपके भारत में, जो कि हमारी इकोनॉमी को ड्राइव कर रहे हैं। ये बहुत ही तारीफ की बात है। हालांकि वो थोड़े से लोग जोड़ के एक यूरोप की इकोनॉमी के बराबर हो जाते हैं। मान लीजिए 7 करोड़ लोग हैं, तो आपने तो यूके की पूरी इकोनॉमी ले ली। तो इतने थोड़े से लोग मिलके भारत को चला रहे हैं। जैसे जैसे ये नंबर्स बढ़ेंगे, अब मैं अगर इसको इस तरीके से कहूं, जैसे जैसे आबादी हमारी वो वाली बढ़ेगी जो कि जीडीपी को बूस्ट देती है, वैसे वैसे आपको जीडीपी के नंबर और इनकी आबादी रजत धीरे धीरे बढ़ रही है। ऐसी बात नहीं है। हालांकि टैक्स पेयर्स की गिनती वही 2.5 3 करोड़ है, अभी वहीं अटकी हुई है, जो एक्चुअली टैक्स देते हैं। आई होप जिस दिन ये टैक्स पेयर्स बढ़ने लग जाएंगे, उस दिन हम समझेंगे कि हमारी जो स्पेंडिंग कैपेसिटी वाली है, जो लोग खर्च करते हैं, उनकी भी गिनती बढ़ रही है। यानी कि जो लोग बड़ा खर्च करते हैं, उनकी गिनती भी धीरे धीरे बढ़ रही है। तो हम तो ये सोच रहे थे कि बढ़ेगी आबादी, जो टैक्स ज्यादा पे करेंगे, लेकिन प्रॉब्लम ये होगी कि क्या उतनी जॉब्स क्रिएट होंगी कि नहीं। अभी आपने ये बताया था ना कि होटल का किराया इतना ज्यादा था, तो आए तो वो एआई समिट में ही थे हाँ, शिरकत करने के लिए। तो एआई ही तो प्रॉब्लम बन गया इंडिया के लिए। एआई बिल्कुल प्रॉब्लम है प्रॉब्लम। कि नहीं, ये नहीं दोस्त है कि दुश्मन है नहीं, आर्टिफिशियल प्रॉब्लम इंटेलिजेंस? दोनों है। तो प्रॉब्लम तो नौकरियां है। जाएंगी पहले इसकी वजह से, तो उस पर असर नहीं नौकरी पड़ेगा जाए फिर? नौकरी जाएंगी, नौकरी तो जाएंगी रजत।
क्योंकि जो बैक एंड सर्विसेज हैं, जिन जिन सर्विसेज में बहुत ज्यादा रूटीन वर्क है, एचआर है, लीगल है, अकाउंटिंग है, कुछ हद तक मेडिकल है, बहुत सारी बीपीओ सर्विसेज हैं, बहुत सारी सर्विसेज हैं जो आने वाले समय में जाएंगी। और एक बार आपको और बताऊं, बहुत तेजी से एआई हमारी जिंदगी में आ रहा है, आपको पता नहीं चलता है कब आपकी जिंदगी में एआई हिट कर जाता है। आप सडनली कुछ खोल के देखते हैं, अरे हाँ इसमें इन्होंने एआई यूज किया होगा। कुछ आप इस्तेमाल करते हैं, अरे हाँ इन्होंने एआई कुछ किया होगा। आई थिंक इट इज मूविंग इन टू योर लाइफ फास्टर देन यू कैन इमेजिन। सो मुझे लग रहा है कि हमारे जो युवा हैं, मैं आपके कार्यक्रम के माध्यम से एक जरूरी संदेश अपनी तरफ से देना चाहूंगा, क्योंकि मुझे व्यक्तिगत रूप से बहुत चिंता है इस बात की कि अगर आप युवा हैं, 35 साल से कम के हैं, तो प्लीज अपनी स्किल्स को अपग्रेड कर लीजिए। अगर आप वही काम करते रहे जो काम आप अभी तक कर रहे हैं, तो देन देयर इज अ बिग चांस दैट योर जॉब समडे विल बी ईटन अप बाय एआई। तो आपको अपनी अपस्किलिंग और रीस्किलिंग, और मैंने एक प्लेटफॉर्म पे एक सलाह दी थी कि 8th क्लास के बाद स्कूल में एआई का अलग से एक कोर्स इंट्रोड्यूस कर देना चाहिए, जैसे हिंदी, इंग्लिश, ज्योग्राफी, हिस्ट्री होती है। इट इज हाई टाइम इमीडिएटली एजुकेशनल क्यूरिकुलम में आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, भले ही वो कॉमर्स लेना चाहता है या वो ह्यूमैनिटीज लेना चाहता है या वो साइंस में जाना चाहता है, मेडिकल में जाना चाहता है, कहीं जाना चाहता है, बिकॉज दिस इज वॉकिंग इन टू एवरी एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ। कौन सा, मुझे बताइए, आपका ऐसा हिस्सा है जहां पर एआई नहीं आ रहा? तो मुझे लग रहा है एआई का एक मैंडेटरी, पर उसके लिए तो फिर कानून भी लाना पड़ जाएगा, उसके लिए तो बहुत जो, सारे रेगुलेशंस लाने पड़ जाएंगे। अभी तो हाल अरे फिलहाल में रजत, एनसीईआरटी फंसा पड़ा बड़ी बुरी तरीके से, एक जो विवाद हो गया जो वहां। जो मर्जी लाना पड़े, अगर नहीं करेंगे तो इंग्लिश में बोलते हैं यू विल बी कॉट नैपिंग। आपने जो बात कही नौकरियों पे बनाएगी, और मुझे लग रहा है कि 2027-28 तक ये नौकरियों को खाना और स्पीड से शुरू कर देगा। तो इसलिए इट इज हाई टाइम वी पुल अप आवर सॉक्स एंड वी स्टार्ट प्रिपेयरिंग। फिर मुझे तो ये पूछना पड़ेगा, ये आपको रजत, ये आप ही हैं कि आपका एआई वर्जन इस टाइम बोल रहा है? पहले बताइए, ये आप हैं कि नहीं? आपको तो छू के भी नहीं देख सकता वो मैं वो भी स्क्रीन पे। रेगुलेशन में आएगा कि आप अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से हो तो आपको प्रॉपरली मेंशन करना पड़ेगा कि दिस इज बिल्कुल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जनरेटेड। बिल्कुल पर सर, रेगुलेशन की भी बहुत जरूरत है।